हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दोस्तों, इसके पहले हमने विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका सूत्र किस तरीके से दिया जाता है, इसको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, इसका मात्रक क्या है, विमी सूत्र क्या है, इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, हर एक वीडियो को बहुत सरल भाषा में बनाया गया है। हर लेक्चर को इस तरह से तैयार किया गया है कि आपको टॉपिक बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैथ्स और फिजिक्स की तैयारी के लिए ये चैनल आपको हमेशा हमेशा काम आएगा। तो चलिए अब ये टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिंदु O है और यहाँ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है और इससे r दूरी पर, ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, यानी कि इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, ठीक है, इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें वहां पर यानी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी होगी अर्थात एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करनी होगी, ठीक है। परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं? परीक्षण आवेश उस आवेश को बोलते हैं जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र निर्मित नहीं होता है, ठीक है। अर्थात क्योंकि देखो, हमको जो अभी ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अगर मान लीजिए उसका खुद का विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाएगा तो ये हमारी गणना जो है वो जटिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों के क्षेत्र जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज दे देते हैं Q0, उसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन परीक्षण आवेश। अब ध्यान से देखिएगा, कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, वो कितना होगा? तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। दोस्तों, हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है, ठीक है, यानी कि वायु या निर्वात के अलावा अभी और कोई माध्यम नहीं है इन दोनों के बीच, हम ये मान के चल रहे हैं। वैसे तो पूर्णतः निर्वात अर्थात 100% निर्वात जो है वो असंभव है। चाहे अंतरिक्ष आकाश में हम कहीं भी चले जाएं, थोड़े ना थोड़े कण हमको मिलते ही है, यानी कि कुछ न कुछ मात्रा में माध्यम अवश्य रहता ही है। फिर भी वायु का घनत्व जहाँ एकदम कम हो तो हम वहाँ पे लगभग निर्वात मान लेते हैं। तो अगर दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो ऐसी स्थिति में कूलॉम के नियम से जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है उसका सूत्र इस तरीके से दिया जाता है। ये सूत्र है, ठीक है, बल का। अब चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखो, बिंदु P पर इस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा E इज इक्वल्स टू F/Q0, ठीक है, क्योंकि हमको एकांक धनावेश जो है वो जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक धनावेश के लिए हमको इस बल के मान को ज्ञात करना है, इसलिए हम Q0 से भाग दे रहे हैं। इस बात पर हम विशेष रूप से चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि Q0 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि हमको इसी बल के मान को किसके लिए निकालना है? एकांक धनावेश के लिए निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने कुछ बॉल्स खरीदे, ठीक है, मान लिया आपने आपने 12 बॉल्स खरीदे और 12 बॉल्स
आपको मिले 60 रुपए में, ठीक है, परंतु आपको एक बॉल का मूल्य पता करना है, तो आप क्या करेंगे, 12 बॉल्स लिए आपने 60 रुपए में, तो आप डिवाइड करेंगे 60 को 12 से, तो आपके पास पता चलेगा कि हाँ एक बॉल का मूल्य 5 रुपए। तो कैसे पता चला, जब आपने डिवाइड किया। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका परिमाण Q0 है, परंतु अपने को एकांक आवेश के द्वारा महसूस किया जाने वाला बल पता करना है, तो इसलिए Q0 से डिवाइड कर रहे हैं हम F को, ताकि हम ये पता कर सके कि एकांक आवेश, एकांक धनावेश द्वारा कितना बल महसूस किया जाएगा। ठीक, तो ये वैसे ही है जैसे अपन बल की मतलब बॉल्स की संख्या से भाग देते हैं कुल रुपयों को, तो हमको एक बॉल का मतलब मूल्य पता चलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र तो हमने लिख दिया, परंतु इसको और अधिक अगर आपको सही या सटीक रूप में लिखना हो तो हम देखो, ये जो हम लोग लिखे थे ना F/Q0, उसमें भी कहीं कोई गलती नहीं है, वो भी सही है, परंतु अनेक जगहों पर इस तरीके से भी लिखा होता है। ये देखो, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, इसके लिखने का अर्थ ये है, क्योंकि देखो हमने पहले ही कहा कि परीक्षण आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, तो खुद का कोई विद्युत क्षेत्र है उसका तब नहीं बनेगा जब उसका परिमाण बहुत 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 कम होगा। अगर उसका परिमाण ज्यादा होगा तो उसका खुद का विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, परंतु उसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक हम सीमा लगा रहे हैं, अर्थात लिमिट लगा रहे हैं Q0 टेंड्स टू 0। Q0 टेंड्स टू 0 मतलब Q0 की वैल्यू 0 की ओर पहुंच रही है। हालांकि Q0 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी आवेश का न्यूनतम मान E के बराबर होगा। E अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। ठीक है, तो Q0 टेंड्स टू 0 बोलने का मतलब है कि Q0 का मान जितना हो सके न्यूनतम न्यूनतम कम से कम हो, ताकि उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र न बन सके। ठीक है, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, हम ये F के मान को यहाँ पे रखते हैं, तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, घबराना नहीं है दोस्तों, ये अपने आप हट जाएगा, आप देखिएगा किस तरह से हट जा रहा है, क्योंकि लिमिट हमने लगाया है Q0 पर। आप खुद ये देखेंगे कि Q0 अंश और हर से कट जाएगा, उसके बाद इस लिमिट का कोई खेल नहीं रहेगा। जब तक Q0 रहेगा तब तक इस लिमिट का मतलब रहेगा, जब Q0 ही हट जाएगा तो इस लिमिट का फिर खेल हट जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सरल है दोस्तों, घबराना नहीं है। F का मान रखेंगे, F का मान कितना है, 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर। ये F का मान हुआ, लेकिन देखो आप ध्यान से, ये F का ये पूरा मान अपन ने यहाँ रखा, परंतु यहाँ अपॉन में भी तो Q0 है, तो वो अपॉन वाला Q0 अपने को लिखना पड़ेगा ना, बगल में अपॉन में Q0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये F/Q0, अब आप देख सकते हैं कि Q0 हट जाएगा, तो आप खुद सोचो, जब Q0 हट जाएगा उसके बाद मतलब Q0 कट जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे Q0 बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं, फिर इस लिमिट को अब लिखने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि लिमिट Q0 के लिए था, Q0 पे लिमिट हमको अप्लाई करना था। जब Q0 बेचारा हट चुका है तो फिर दिक्कत की कोई बात नहीं है, तो 1/4πε0 है ना भाई, और Q/r², ये E का मान हमने निकाल लिया। दोस्तों यही अभिष्ट व्यंजक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, जो कि इस बिंदु पर ज्ञात की गई है, बिंदु P पर। किसके कारण, इस बिंदु O पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हिसाब किताब हम किसकी मदद से करते हैं, बल की मदद से करते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा में ये शामिल है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक तनाव जितने बल का अनुभव करता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल किसको रहे, बल को, जो बल महसूस किया जा रहा है एकांक धनावेश के द्वारा। इसका मतलब जैसा नेचर बल का होगा वैसे ही नेचर तीव्रता का होगा, क्योंकि बल को यहाँ पे तीव्रता बोला जा रहा है। ठीक है ना, जो एकांक तनावेश जो बल को महसूस करे उसी को अपन तीव्रता बोल रहे हैं, और बल क्या है, सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, सदिश राशि होगी अर्थात वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग यहाँ पे गणना करके लाए हैं ना, ये अभी हमने उसको परिमाण लिखा है उसका, अब हमको उसको सदिश रूप में अगर लिखना हो, यानी उसकी दिशा अगर हमको बतानी हो, तो याद रखिएगा, देखो ये प्लस Q आवेश है और ये परीक्षण आवेश रखा है, वो भी धनावेश है, दोनों प्लस प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, अर्थात ये इस पर बल लगाएगा बाहर की दिशा में, अर्थात ओपी दिशा में, ओपी दिशा में। ठीक है, तो ओपी दिशा में बल लगेगा और ओपी दिशा में ही तीव्रता की दिशा होगी। याद रखिएगा, आवेश पर बल जिस दिशा में लग रहा है तीव्रता भी उसी दिशा में होगी, तो ओ से पी की दिशा में बाहर की तरफ तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, अगर इसी सूत्र को आप
सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो ई वेक्टर करके लिखना है, वन ये हम लोग लिखना है सदिश रूप में 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा आर कैप। तो ये आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। ठीक है, ये क्या है, एकांक सदिश। कौन सी दिशा में, उसी दिशा में जिस दिशा में तीव्रता लग रही है, यानी कि ओपी दिशा में, ओ से पी की ओर इस तरफ। ठीक है, तो ये आर कैप जो है एकांक सदिश है, उसकी दिशा वगैरह आप लोग लिख लेना कि इस आर कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा ओपी वेक्टर की दिशा में है, ऐसा आप उसको लिखना। अब आर कैप जो है, आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, ये आर मतलब इस सदिश आर का मॉड्यूलस है। ठीक है, ये आर कौन है, बाजू में बता देते हैं हम। आर जो है वो वेक्टर आर का मॉड्यूलस है, मापांक है, यानी ये दूरी जितनी है ना वही आर है, इसी को अपन वेक्टर आर का मॉड्यूलस बोल रहे हैं, मापांक बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर अगर यहाँ रखते हैं, तब आपको यही ई जो है उसका मान मिलता है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस आर कैप की जगह में रखेंगे आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये आर स्क्वायर तो पहले से है, एक ठोकार और आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/4 क्यू बाई आर क्यूब, और साथ में आर वेक्टर, और आर वेक्टर की दिशा वही ओपी की दिशा, ओपी की दिशा। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। बस आपको इसमें एक काम करना है कि देखो मैंने आपको जितना हो सका अच्छे से समझाने का प्रयास किया, बस आपको बीच बीच में जो थ्योरी है ना उसको लिखना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि उससे समय बहुत चला जाता, मेरा मेन उद्देश्य समझाने पे था, इसलिए वो थ्योरी लिखना बहुत आसान है। मान लो जो जो हम बोलते हैं बस उसी को आपको लिखना है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, आप अपने शब्दों में अपनी समझ के अनुसार उसको लिख सकते हैं कि मान लो बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु भी है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कूलॉम के नियम से दोनों के बीच लगने वाला ऐसे करके पूरा आगे बढ़ाते जाओ, और बहुत सिंपल तरीके से ये डेरिवेशन आपसे तैयार हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। दोस्तों एक और खास बात, अभी हमने ये माना था कि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है। ठीक है, तो अगर मान लो दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा अगर कोई माध्यम हो, ठीक है, कोई दूसरा माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक k हो, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या हो, k हो। ठीक है, मान लो दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक k हो, तब ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये अब परावैद्युतांक की उपस्थिति में कुछ नहीं करना, ये जो सूत्र आया ना 1/4 के साथ आपको k और लगा देना है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि उस माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो k गुनी कम हो जाती है, क्योंकि k से बटा आपको दिखाई दे रहा है, k से डिवाइड होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो k गुना तीव्रता कम हो जाता है, या यूं कहिए कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल k गुना कम हो जाता है। ठीक है, जैसे पानी का परावैद्युतांक 80.4 है, अगर दोनों के बीच पानी रहा तो पानी दोनों के बीच लगने वाले बल को 80.4 गुना कम कर देगा, तो परावैद्युतांक के उपस्थित होने पर तीव्रता कम हो जाती है, बल कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बल ही यहाँ पे तीव्रता है, बस उसी बल को आप एकांक धनावेश के लिए ज्ञात कर रहे हो ना, उसी को अपन तीव्रता बोल रहे हैं। तो कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोग नहीं रखिएगा, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो सदिश रूप में अगर अपन व्यक्त करें तो ऐसे, और अदिश रूप में अगर अपन लिखें यानी कि केवल परिमाणिक रूप में लिखें, केवल मैग्नीट्यूड उसका अगर अपन लिखें तो ये होगा। ठीक, और यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको और इसको देखो, इन सबको अगर कांस्टेंट मानो तो, और केवल इसको इसको देखो, तो साफ साफ पता चल रहा है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये ऐसे, उधर ई इधर आर, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता जो होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। आप किताब में भी इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब ये ना आपको ऐसा लगेगा कि ये इससे मिल रहा है, लेकिन ये वास्तव में हम ऐसा कहते हैं कि ये अनंत पर जाकर मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपको लगेगा कि सर ये जा करके ऐसे नीचे जा करके ये इससे टकरा जाएगा क्या, तो ये टकराएगा नहीं, ये कम होते जाएगा एकदम, आपको ऐसा लगेगा कि बस अब इस एक्स अक्ष को टच कर जाएगा, वैसे इधर भी ये एकदम ऐसे जाएगा, एकदम कम होते जाएगा, कम। क्यों दोस्तों, क्योंकि आर का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ई का मान कम होने लगेगा, जब आर का मान अनंत कर दोगे तब ई का मान 0 होगा, यानी कि ये जो है
आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये इसको जाकर के इधर टच कर देगा, देखो इनके बीच की दूरी भयंकर कम है, आप सोचो कि इसको जाकर के टच कर देगा तो ये कहाँ पे होगा, अनंत पर जाकर होगा। ठीक है, यानी बहुत 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 असीमित अनंत दूरी पर होगा। ठीक, तो ग्राफ आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्वरूप क्या होगा किसी भी धनावेश के कारण। तो जैसे कोई प्लस क्यू आवेश है ना, तो इसके चारों तरफ जो तीव्रता होती है वो त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती है, देखो ऐसे, और दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। चारों तरफ उसका रोल रहेगा, ठीक है, त्रिज्यीय रूप में रहेगा बाहर की तरफ, और दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये बिंदु आवेश है तो इससे आर दूरी पर जितनी तीव्रता यहाँ होगी उतनी आर दूरी पर यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ये त्रिज्यीय रूप में रहता है। अगर यहाँ से डिस्टेंस सेम है तो सब तरफ तीव्रता सेम रहेगी, यानी कि अगर आप ऐसे करके खींच दोगे ना तो इसके हर बिंदु पर तीव्रता सेम रहेगी, क्योंकि प्लस के वजह से ये सारी दूरियां सेम सेम है। ठीक है, वृत्त भले आपको परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं दिख पा रहा है, परंतु जो बातें आपको बताई जा रही है आप उस पर ध्यान दें कि जैसे इसको सेंटर मानते हो, अगर मैं एकदम एग्जैक्ट एक सर्कल खींच लूँ तो आप समझ जाइए कि उसके हर बिंदु पर तीव्रता बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की जो परिधि रहती है वो तो केंद्र से उसका हर बिंदु सेम दूरी पर रहता है ना भाई। एग्जैक्ट अगर वृत्त को बनाए तो ये ऐसे करके बनेगा, और क्यू से हर बिंदु सेम सेम दूरी पर तो उसकी तीव्रता बराबर होगी। अगर कोई दूसरा सर्कल बना दोगे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता बराबर होगी, भले इस तीव्रता से उस तीव्रता का मान अलग होगा तो क्या होगा, है ना भाई। मेन है दूरी का रोल पूरा यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। फिजिक्स को बहुत सरल भाषा में बहुत डिटेल में समझने के लिए ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।